हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर की जियोग्राफी से रिलेटेड टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हमने 10 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किया हुआ है जो कि आपके सेकंड पेपर के होने वाले हैं, जो कि नई शिक्षा नीति के अनुसार ये क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। एक तरीके से मतलब आप इसको 2022 का मॉडल पेपर भी समझ सकते हैं। अब यहाँ पर हमने आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। अब एक एक को थोड़ा सा हम समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले आप देख सकते हो ये आपके थर्ड ईयर के जियोग्राफी का पेपर 2 है। इसमें पहला क्वेश्चन जो हमने लिखा हुआ है वो है आपका प्रदेश की संकल्पना और प्रदेशीकरण। प्रदेश की संकल्पना और प्रदेशीकरण का मतलब कि प्रदेश की संकल्पना कैसे डेवलप किया गया, कि मतलब जैसे हमारी पृथ्वी एक है, हमारी पृथ्वी गोल है, पृथ्वी पर कई सारे महाद्वीप आपको देखने को मिलते हैं। महाद्वीप अलग अलग महाद्वीप है, 7 महाद्वीप हैं, आपको पता ही होगा इस बारे में कि 7 महाद्वीप हैं। अब 7 महाद्वीपों के बारे में, महाद्वीप से रिलेटेड चीजें, या फिर आप कह सकते हैं कि महाद्वीप को अलग अलग एक प्रदेश मतलब कि एक क्षेत्र विशेष के आधार पर उसको बांट देना कि ये अलग क्षेत्र है, दूसरा अलग क्षेत्र है, तो उसके बारे में बांट देना ही कहलाता है आपका क्या, प्रदेशीकरण। अब प्रदेशीकरण के अपने अपने रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं कि मतलब किस आधार पर हमने किसी चीज को, किसी क्षेत्र को बांटा हुआ है। इसकी संकल्पना क्या होती है, जैसे कि अगर हम एक शुष्क जमीन वाले चीजों को, मतलब कि शुष्क जमीन यहाँ पर भी है, उसके बगल में ही है, तो उसको एक बड़ा क्षेत्र लेकर के अगर बांट देते हैं तो वो कहलाता है आपका कि एक क्या है, शीतोष्ण प्रदेश है, यानी कि जहाँ पर शुष्क चीजें देखने को मिलती है। एंड इसके बाद आप देख सकते हैं जहाँ पर मतलब कि जो है हरियाली का क्षेत्र है तो उसको अलग बांट दिया गया, एक नदी वाला क्षेत्र है तो उसको अलग बांट दिया गया। तो इस तरीके से हम प्रदेशों को क्या करते हैं, बांटते हैं, अलग करते हैं, तो वो कहलाता है आपका क्या, प्रदेशीकरण। ओके। सेकंड जो आपका देख सकते हैं वो है आपका विश्व का त्रिस्तरीय विभाजन, यानी कि जो हमारा वर्ल्ड है ना, ये कहीं ना कहीं एक जैसा नहीं है, इसका विभाजन होना कहीं ना कहीं अनिवार्य भी है। और ये चीज होता हुआ हमें लगातार काफी लंबे समय से दिखाई दे रहा है कि हमारे जो पृथ्वी है इसमें सभी लोगों का अपना फाइनेंशियल स्टेटस अलग है, उनका बैकग्राउंड अलग है, उनकी सोच अलग है, उनकी थिंकिंग अलग है, उनका टेक्नोलॉजी में जो है प्रोत्साहन अलग है, उनका मतलब हर एक फील्ड में लोगों का अलग है। तो हमारी जो पृथ्वी है इसको त्रिस्तरीय विभाजन किया गया है, विश्व का त्रिस्तरीय विभाजन किया गया है। इसमें पहला वो आता है जो कंट्रीज जो है काफी विकसित कंट्रीज हैं, जो कि जो है टेक्नोलॉजी में आगे हैं, आर्थिक स्थिति जिनकी मजबूत है, वो कहलाता है आपका विकसित कंट्रीज। ओके। एंड दूसरी आती है आपका विकासशील कंट्रीज। विकासशील कंट्रीज यानी कि वे कंट्रीज जो कि आपका अभी विकास की दौड़ में लगी हुई हैं, विकास करना चाहती हैं, विकास के प्रति उत्तेजित हैं, जो कि कुछ टाइम पीरियड में आने के बाद विकास कर लेंगी। और तीसरा आता है एक तीसरी दुनिया, जिसको हम थर्ड वर्ल्ड भी कहते हैं, तीसरी दुनिया भी कहते हैं, जो कि मतलब अभी विकसित की तरफ, विकास की तरफ वो बढ़ ही नहीं रहा, अभी उसकी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो इस तरीके से विश्व का त्रिस्तरीय विभाजन किया गया है। ओके। अब बात करते हैं विश्व का प्रादेशिक विभाजन प्राकृतिक प्रदेशों के रूप में। जैसे कि प्राकृतिक प्रदेशों के रूप में मतलब कि विश्व का जो विभाजन किया गया है वो नेचुरल एस्पेक्ट के आधार पर किया गया है, कि जो प्रकृति है, प्रकृति के रूप में कि प्राकृतिक प्रदेश है, ये शीतोष्ण प्रदेश है, या ये उष्ण प्रदेश है, ये पर्वतीय प्रदेश है, ये आपका वन वाला प्रदेश है, ये जल वाला प्रदेश है, ये आपका जो है हरियाली का प्रदेश है। मतलब अलग अलग जो प्रकृति के द्वारा जो नेचर ने डिवाइड कर रखा है, या नेचर के आधार पर कहीं पर रेगिस्तान का प्रदेश है तो आप उसको कह सकते हैं उष्ण प्रदेश। तो इस तरीके से मतलब जो प्रदेशों का विभाजन किया जाए प्रकृति के रूप में, वो कहलाता है आपका प्रादेशिक मतलब प्राकृतिक प्रदेशों के रूप में विभाजन। अगला आप देख सकते हैं विश्व के मानसूनी प्रदेशों के सीमांकन और विशेषताएं बताइए, कि विश्व में जो मानसूनी प्रदेश हैं उनका सीमांकन कैसे किया गया है, मतलब उनका सीमांकन कहाँ से कहाँ तक विश्व के प्रदेश को कहा जाता है कि ये मानसूनी प्रदेश हैं, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। और मानसूनी प्रदेशों की विशेषताएं क्या है, किन आधार पर कहा जाता है कि ये जो सामने वाली चीज़ है ये वो क्या है, एक मानसूनी प्रदेश है। तो इस तरीके की इन चीज़ों के बारे में आपको डिस्कस करना है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, संयुक्त राज्य अमेरिका में लौह अयस्क के उत्पादन और विवरण के बारे में आपको बताना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में लोहे के अयस्क का उत्पादन और वितरण क्या है, उसके भौगोलिक वर्णन करना है कि कहां कहां पर अमेरिका में लौह अयस्क का उत्पादन किया जा सकता है और कहां कहां पर उसका वितरण है, जहां पर अलग अलग जगहों पर खदान बनाए गए हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करना है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, संयुक्त राज्य अमेरिका में कोयले के उत्पादन के विवरण के बारे में बताना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कोयले का उत्पादन कहां पर है, कहां पर अलग अलग जगहों पर आप देख सकते हैं कि कोयले का उत्पादन कैसे
किया जाता है, कोयला कहाँ पर आपको देखने को मिलता है, उसके बारे में आपसे डिस्कस करना है आपको कि कोयला कहाँ कहाँ है, कोयले का वितरण कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे किया जाता है, उन चीज़ों के बारे में आपको बात करनी है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ब्राजील के कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण कीजिए कि ब्राजील के जो कृषि प्रदेश हैं वो कैसे हैं, उनके बारे में बात करना है कि कौन कौन से कृषि प्रदेश हैं, और उनमें से जैसे कि आप बात करोगे कृषि प्रदेशों की तो कहीं पर चावल उगता है, कहीं पर गेहूं उगता है, कहीं पर जो है बाजरा उगता है, कहीं पर गन्ने की खेती की जाती है, कहीं पर जो चाय की बागान की खेती की जाती है। तो इस तरीके से जो ब्राजील में कृषि प्रदेश है उनका वर्गीकरण करो कि कितने प्रदेशों में जो ब्राजील की कृषि क्षेत्र है वो बटा हुआ है, और उनमें से किसी एक कृषि प्रदेश के बारे में आपको क्या करना है, वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन है आपका, मिस्र में कपास उत्पादन पर एक टिप्पणी लिखिए कि मिस्र में जो कपास उत्पादन है वो कैसा है, वो कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है, कितना ज़्यादा मिस्र के जो जीडीपी है उसमें कितना योगदान देता है, उसके बारे में आपको डिस्कस करनी है। एंड अगला बात करते हैं नील नदी। नील नदी को कहा जाता है मिस्र के लिए वरदान की तरह काम करता है, मिस्र के लिए वरदान माना जाता है और मिस्र के लिए अभिशाप भी माना जाता है। जब ये बाढ़ ग्रस्त हो जाता है तो ये अभिशाप की तरह काम करता है, और जब ये बाढ़ में नहीं रहता है तो ये आपके लिए नील नदी जो है वहाँ पर सिंचाई के लिए, खेती के लिए, कृषि के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण जो है काम में आता है नील नदी। तो नील नदी की काफ़ी उपयोगिताएं हैं, तो इसके बारे में बात करना है आपसे। अगला है ब्राजील में खनिज के उत्पादन और वितरण पर क्या करना है, वर्णन करना है कि ब्राजील में जो खनिज है, खनिज पदार्थ हैं, उनका उत्पादन कहाँ कहाँ पर किया जाता है, वो कहाँ कहाँ पर वितरित है, एंड उस चीज़ के बारे में अच्छे तरीके से डिस्कस करना है। तो ये है कुछ टॉप क्वेश्चंस, अगर आपने इनको तैयार कर लिया, और ये जो टॉपिक्स दिख रहे हैं ना, ये सभी टॉपिक्स पर मेरी अलग अलग वीडियोस बनी हुई है, यानी कि 10 टॉपिक है तो 10 वीडियो आपको 10 क्या 15 वीडियो मिल जाएगी इस टॉपिक पर, जहां पर मतलब एक चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से डिफाइन किया हुआ है। तो आई होप ये वीडियो तुम्हें पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, पहली बार चैनल पे है प्लीज विजिट द चैनल। इस चैनल पर ऑलरेडी 1600 वीडियोस अवेलेबल हो चुकी हैं, उससे ज़्यादा वीडियोस लगातार आ रही हैं। डेली 3 कंटेंट्स आपको सुबह 9 बजे, दोपहर के 1 बजे, शाम को 6 से 7 बजे तक आपको कंटेंट्स मिल रहे हैं। तो लगातार आपके लिए चैनल काम कर रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लो ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपने दोस्तों के पास शेयर करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन में जाओ और अच्छे मार्क्स लेकर के आओ, और कमेंट्स करके जरूर बताना कि आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।